वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 10 दिसंबर 2021 और 10 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्य की राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? यहां पर ध्यान रखें, इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बनारस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें साहित्य की राजधानी की तो इसमें दो शहर दावेदारी पेश कर रहे हैं, एक तो है पटना, दूसरा है बनारस। अब यहां पर यह देखना है कि दोनों में से किस शहर का चयन साहित्य की राजधानी के रूप में होता है। तो जब भी इसकी घोषणा होगी तब इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। और यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखें, जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो खास करके जो एग्जाम बिहार में आयोजित होते हैं, तो वैसे एग्जाम की अगर तैयारी में लगे हैं तो इस पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पीडीएफ की अगर हम विशेषता की बात करें तो इसमें जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। इस पीडीएफ को तैयार करते हुए पूर्ण सावधानी बरती गई और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद से तैयार किया गया है। तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां पर जाइए, इसे जरूर डाउनलोड कीजिए। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहां एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा। हालांकि इसकी बातें बहुत दिनों से चल रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पे अब ये घोषणा हो चुका है कि बिहार में सुरक्षित यात्री के लिए कहां एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है पटना के मोकामा में इसका निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक प्लान, रोड व पुल के डिजाइन के साथ निर्माण सामग्री पर शोध के लिए मोकामा में एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर है, पटना के मोकामा में इसका निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है कि मोकामा स्थित नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के करीब 38 एकड़ के परिसर में बनने वाली इस अकादमी की क्षमता 200 लोगों के प्रशिक्षण की होगी। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मोकामा में नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के 38 एकड़ परिसर में इसका निर्माण किया जाएगा। और इसकी हम क्षमता की बात करें इस संस्थान की तो ये लगभग 200 लोगों के प्रशिक्षण देने की क्षमता यहाँ पर इस संस्थान में होगी। और इस संस्थान में 7 टेस्ट लैब भी स्थापित किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार के इंजीनियरों को यहाँ नई कह सकते हैं निर्माण सामग्री पर शोध और कार्य में गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब यहां पर इन सब के अतिरिक्त हमारा एक और पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट है कि 30% महिलाएं प्रशिक्षण में शामिल हो सकेंगी। यानी कि अगर हम बात करें इस संस्थान की तो यहां पर महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है। और यहां पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा भी हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। अब यहां पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जीविका योजना की समीक्षा बैठक की है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है इसी में कि वर्तमान में जीविका योजना द्वारा 64 ग्रामीण बाजार संचालित किए जा रहे हैं। पूरे अगर हम बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में 64 ग्रामीण बाजार संचालित किए जा रहे हैं वर्तमान समय में। लेकिन इसके तहत राज्य में 16 नए ग्रामीण बाजार खोलने की योजना बनाई गई है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे शॉर्ट में अगर हम बात करें जीविका योजना की तो जीविका योजना के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार भी मिल रहा है। और हमारा एक पॉइंट यहाँ पे यह कि वर्तमान में बिहार के 35 जिलों के सदर अस्पतालों में दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि दीदी की रसोई क्या है, तो आई होप कि आपको ये याद होगा। मैंने आपको एक बार बताया था, अगर आपने वीडियो को रेगुलर फॉलो किया है तो आप यहाँ से जानते होंगे कि दीदी की रसोई आखिर है क्या। यहाँ पे हम लोग जानेंगे जीविका योजना के बारे में कि जीविका योजना की यहाँ पे चर्चा हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तमाम चीजों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जीविका योजना की, जीविका आखिर है क्या, तो आपको बता दूं कि गरीबी उन्मूलन के लिए, महिला सशक्तिकरण तथा गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक परियोजना है। आपको यहां से ये लाइन ध्यान रखना, यहां से बहुत सारी चीजें इसमें छुपी हुई है। गरीबी उन्मूलन के लिए, यानी कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि गरीबी को खत्म करने के लिए, महिला सशक्तिकरण तथा गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए, यानी कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक परियोजना है जीविका। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है इसकी शुरुआत बिहार में सबसे पहले 2 अक्टूबर 2007 को विश्व बैंक की, यानी कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। और बिहार में इसका पूर्ण रूप से विस्तार 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसकी जो कह सकते हैं शुरुआत जो हुई थी 2007 में ही की गई थी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर। लेकिन इसका पूर्ण रूप से विस्तार जो पूरे बिहार में हुआ ये 2 अक्टूबर 2019 को, पूरे 2 वर्षों के बाद इसका विस्तार हुआ पूरे बिहार में। आई होप कि यहाँ से आप जीविका के बारे में ये सारी चीजों को याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना है।
अब यहाँ पे हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि 8 दिसंबर 2021 को किस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारत के पहले रक्षा प्रमुख या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित कुल 13 लोगों की मौत हुई है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है हमारा MI-17V5। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कुल 14 लोग इस विमान में सवार थे, जिनमें से केवल एक का ही जान बचा और बाकी 13 लोगों की मौत यहाँ पे हुई है। और इस विमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत कुल 13 लोग सवार थे। इनमें से इनकी पत्नी भी शामिल थी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की दुर्घटना में मौत होने से भारत को बहुत बड़ी क्षति उठाना पड़ा है। इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुए MI-17V5 में जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हुई। हालांकि यहाँ पर इस विमान में MI-17V5 विमान में 14 लोग सवार थे, जिनमें की 13 की मौत हुई है। हमारा अगला पॉइंट है कि बिपिन रावत वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में व्याख्यान देने जा रहे थे और उनका चौफर अपने गंतव्य पर पहुंचने के कुछ मिनट पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह हादसा हुआ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मधुलिका रावत की, तो मधुलिका रावत बिपिन रावत की पत्नी थी। और यहाँ पे अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं मधुलिका रावत आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें बिपिन रावत की, तो जनरल बिपिन रावत का जन्म पूरी गढ़वाल उत्तराखंड में 16 मार्च 1958 को हुआ था और वे भारत के पहले रक्षा प्रमुख या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया था और इससे पूर्व वे भारतीय थल सेना के भी प्रमुख रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जल्द ही एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा MI-17 विमान की खासियत और साथ साथ बिपिन रावत के बारे में, जो कर सकते हैं यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ये जल्द ये वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश ने मौत की मशीन को कानूनी मंजूरी दिया है? ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार ने मौत की मशीन को कानूनी मंजूरी दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार ने सुसाइड मशीन के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी दे दिया है। आप यहाँ पर इस मशीन को इस इमेज में भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा, इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इस मशीन में किसी भी व्यक्ति की 1 मिनट के भीतर बिना किसी दर्द के मौत हो सकती है। ये कंपनी दावा करती है 1 मिनट के अंदर किसी भी व्यक्ति को बिना दर्द के मौत की घाट उतारा जा सकता है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि यह मशीन ताबूत के आकार की बनी हुई है और इस मशीन के जरिए ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम कर दिया जाता है और जिससे कि 1 मिनट के अंदर मौत हो जाती है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि एग्जिट इंटरनेशनल नाम की संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर फिलिप निटस्के ने इस मौत की मशीन को बनाया है। यानी कि इसका डिजाइन जो किया गया है ये डॉक्टर फिलिप निटस्के के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट और है कि स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिली हुई है और हाल ही में स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी गई थी। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला है 5वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार में कितने अरब रुपये की लागत से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलेजों के भवनों का निर्माण किया जाएगा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8.37 अरब रुपये के निर्माण से ये भवनों का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने आयुष चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया है और इसके तहत 8.37 कह सकते हैं लगभग 8.5 अरब रुपये की लागत से इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पे इसमें हमारा अगला पॉइंट है, कैबिनेट ने बेगूसराय व दरभंगा स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल और इसके अलावा मुजफ्फरपुर स्थित होम्योपैथिक कॉलेज अस्पताल और पटना स्थित राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल के नए भवन और छात्रावास बनाने के लिए 8.37 अरब रुपये की मंजूरी दी है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कौन कौन से जिले इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बेगूसराय, दरभंगा और इसके अलावा मुजफ्फरपुर और पटना, कुल मिलाकर हम बात करें तो कुल 4 जिलों में इसका निर्माण कार्य किया जाएगा, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 6वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में कहां से जमीन से हवा में प्रहार करने वाली वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदीपुर रेंज से अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में 7 दिसंबर 2021 को बालेश्वर के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से जमीन से हवा में प्रहार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर इस मिसाइल की बात करें तो इसकी मारक क्षमता लगभग 50 किलोमीटर है और इस मिसाइल में वेपन कंट्रोल सिस्टम भी है जो कि हथियारों को नियंत्रित करता है या फिर कर सकता है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह एक साथ कई निशाने पर वार करने में सक्षम है, यानी कि एक साथ एक वक्त पे कई निशानों पर वार करने में यह मिसाइल सक्षम है और इसे भारतीय नौसेना के लिए ही तैयार किया गया है, फिर इसके लिए बनाया गया है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि 2022 में इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा।
तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो इस मिसाइल का परीक्षण हुआ है ये उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से हुआ और ये जमीन से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइल है। अब यहाँ पे हमने अगले कुछ पॉइंट को और ऐड किया कि हाल ही में बिहार ने उड़ीसा में अपना बंदरगाह स्थापित करने की घोषणा की है और साथ साथ भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही स्थापित की गई है। तो दोनों करंट अफेयर्स की श्रेणी वाले प्रश्न है, दोनों को आप यहाँ से याद रखिएगा। हमारा यहाँ पे अगला होगा 7वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे तो बीपीएससी में अगर ऐप के थ्रू आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेकर के अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो इसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर जो टेस्ट है ये 2 फॉर्मेट में आपके लिए उपलब्ध है। तो एक तो होगा यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट माध्यम, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन करेंगे। दूसरा यहाँ पे होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, उसी टेस्ट का आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल भी मिलेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और इसके अलावा इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी कर सकते हैं वीडियो आते हैं उसका सारा का सारा पीडीएफ मिलेगा डेली और मंथली बेसिस पे। और संपूर्ण बिहार जी के बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल सेट और इसके अलावा और भी कई सारे स्टडी मटेरियल हैं जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए चिप निर्माण हेतु किन देशों के साथ साझेदारी की है। इस तरह के प्रश्न जो इंटरनेशनल रिलेशन वाले होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरिया, जापान और सिंगापुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दक्षिण कोरिया यहाँ पे एक्चुअली में होना चाहिए। दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर के साथ अभी हाल ही में साझेदारी किया गया है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में कार निर्माण से लेकर के विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के लिए बेहद जरूरी सेमीकंडक्टर का उत्पादन भारत में शुरू करने के लिए सरकार दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर के साथ एक समूह बना रहा है ताकि भारत चिप आपूर्ति का वैकल्पिक माध्यम बन सके। ये यहाँ से ध्यान रखिए। और यहाँ पे हम बात करें अगर गैलियम नाइट्राइड का उपयोग सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है तो ये सारे पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। अभी हाल ही में सरकार इस पर कर सकते पहल की और इसी के तहत अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर के साथ ये समझौता किया गया ताकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण के लिए कर सकते हैं चिप निर्माण किया जा सके। अब यहाँ पे हमारा अगला है 8वां प्रश्न। यह प्रश्न कि नासा के हाल ही के मून मिशन के लिए 10 अंतरिक्ष यात्रियों में किस भारतवंशी का नाम शामिल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनिल मेनन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने महत्वाकांक्षी मून मिशन के लिए 10 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट लिखा, इनमें अमेरिकी वायुसेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट कर्नल और स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन भारतवंशी अनिल मेनन का भी नाम शामिल है, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि नासा ने हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों की नई श्रेणी की घोषणा की और इनमें से 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह कि मार्च 2020 में 12,000 यात्रियों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिनमें कि 12 लोगों को यहाँ पर 12 नहीं बल्कि 10 लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है ये अंतरिक्ष मिशन के लिए। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है यह अंतरिक्ष यात्री अर्टेमिस जनरेशन का हिस्सा होंगे। बात करें अर्टेमिस की तो यह नाम जो है नासा के अर्टेमिस कार्यक्रम से ही प्रेरित है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि जिसके तहत पहली महिला और पुरुष को वर्ष 2025 की शुरुआत में चंद्रमा की सतह पर भेजने की योजना है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। नासा का ये उद्देश्य है कि 2025 की शुरुआत में पहली महिला और पुरुष को चंद्रमा की सतह पर भेजना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार के रूप में चुना गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुनील अरोड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सुनील अरोड़ा नाम से आप लोग वाकई में परिचित होंगे। आपको यहाँ पे बता दूं कि पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा स्टॉकहोम स्थित एक अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए हैं। तो इसलिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूर्व निर्वाचन आयुक्त थे। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इस संस्था के सलाहकार बोर्ड में 15 सदस्य हैं और भारत इस संस्था का संस्थापक सदस्य है। तो ये भी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस देश की तेल उत्पादक कंपनी से 20 लाख टन क्रूड खरीदने के लिए करार किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है रूस। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रूस की तेल उत्पादन कंपनी रोजनेफ्ट से 20 लाख टन क्रूड खरीदने के लिए करार किया है। तो यहाँ से आपको यह ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी और यहाँ की जो तेल उत्पादक कंपनी है इसका नाम है रोजनेफ्ट। इसी के साथ अभी हाल ही में ये समझौता या फिर ये करार किया गया है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है कि यह करार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा के दौरान पूरा किया गया है और इसकी आपूर्ति 2022 में की जाएगी। कल वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि व्लादिमीर पुतिन जो कि कह सकते हैं रूसी राष्ट्रपति है, ये भारत के दौरे पर है और यहाँ पर कुल मिलाकर 28 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। कल वाले वीडियो में ये तमाम चीजें मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, खाड़ी व मध्य पूर्व के देशों पर आयात निर्भरता हटाने के लिए सरकार ने तेल उत्पादकों से खरीद बढ़ाने की रणनीति अपनाई है और इसके तहत अमेरिका और रूस जैसे उत्पादकों से अधिक मात्रा में आयात किया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना, सरकार इस पर कह सकते हैं कार्य कर रही है।
हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं रूस की, तो रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च की थी। और हाल ही में रूस दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग पूरी की थी, जिसका नाम था द चैलेंज। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए बात आई है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी की, क्योंकि अभी हाल ही में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस। अगर हम बात करें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो और पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है सुपार्को। ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार फिक्की के अगले अध्यक्ष कौन होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संजीव मेहता इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन तथा एमडी संजीव मेहता उद्योग मंडल फिक्की के अगले अध्यक्ष होंगे तथा वह मौजूदा अध्यक्ष उदय शंकर की जगह लेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये फिक्की क्या है। तो इसका अगर हम पूरा नाम की बात करें तो इसका है पूरा नाम कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। तो इसी को शॉर्ट में फिक्की कहा जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी ये वर्ष 1927 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में ऑप्शन नंबर ए के बारे में लिखा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे चर्चा हुआ है संजय कपूर का। तो आप इस पॉइंट में देख सकते हैं कि वर्तमान में, यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, तो वर्तमान में संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। और दूसरा हमारा है आशीष चंद्रोकर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में इसकी चर्चा है। तो आशीष चंद्रोकर विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। और साथ साथ हमारे यहाँ पे है दुष्यंत चौटाला, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष है, जिसकी चर्चा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हुई है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न कि जर्मनी के चांसलर के रूप में एंजेला मर्केल की जगह कौन लेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओलाफ सोल्ज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर यह ध्यान रखिए, इस पर हम कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, इसलिए यहाँ पर मैं अभी से स्किप कर रहा हूँ। चलते हैं हम यहाँ पर आज की इस वीडियो के प्रश्न को। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स का बुक मार्केट में लॉन्च हो चुका है। आप अपने नजदीकी बुक स्टॉल से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर हमारा आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है। तो इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। आप मुझे बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।